साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक पहले अध्याय के 3 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में ग्रहों से संबंधित जितने टॉपिक हैं, वो सब एक बार में ही देख लेते हैं। यानी टॉपिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन टॉपिकों को हम इस वीडियो में एक साथ देखते हैं। पहले अध्याय का चौथा टॉपिक और इस वीडियो का पहला टॉपिक है बुध। बुध अर्थात मरकरी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तथा यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह भी ऐसा कैसा ही प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। पृथ्वी पर हमारा जो दिन होता है 24 घंटे का, उसके हिसाब से 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। हमारी पृथ्वी 365 दिन के लगभग समय लेती है परिक्रमा करने में, ये 88, इसी चीज को इन्होंने लिखा 88 पृथ्वी दिवसों में। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। 2 ही ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी प्रश्न आता है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन असंभव है। तो बुध पर जीवन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक, लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान है। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर या 0.39 AU है। अब ये AU क्या है आप बताओ? खगोलीय दूरी ध्यान है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बराबर, वही बात हो रही है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनकी अवधि इस प्रकार है। बुध 88 दिनों में, शुक्र 224.7, पृथ्वी 365.2, मंगल 687, बृहस्पति 11.86 पृथ्वी वर्ष। मंगल तक दिन थे और बृहस्पति पे वर्ष की बात। शनि 29.4 पृथ्वी वर्ष, अरुण या यूरेनस 83.76 पृथ्वी वर्ष, वरुण या नेपच्यून 164 पृथ्वी वर्ष। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। एल्बिडो क्या है, यह ध्यान करो। मान लो किसी सरफेस पर 100 यूनिट प्रकाश आया और उस सरफेस से इसने लगभग 50 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दिया, तो 50/100 यानी 1/2, ये उसका अल्बिडो हुआ। परसेंटेज में निकालोगे तो इसमें 100 से गुणा कर दो, यानी 50% एल्बिडो हो गया। किसी वस्तु की सतह पर आपतित विकिरण के जितने भाग का परावर्तन हो जाता है, उसे उस सतह का अल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक कहा जाता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। तो जिस सरफेस का एल्बिडो ज्यादा होगा उसकी चमक ज्यादा होगी, जिसका एल्बिडो कम उसकी चमक कम। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 अर्थात 30%, जबकि बुध का लगभग 0.1 अर्थात 10%। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है। बुध के बाह्यमंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आदि गैसें पाई जाती हैं। आगे प्रश्न। पहला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित कीजिए। तो बिंदु है A, B, C, D और यहाँ है सूर्य। इस दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है।
तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कहाँ ज़्यादा है? कहने का मतलब जब ये मूवमेंट कर रहा है तो कहाँ सबसे तेज चलेगा? तो जब ये सूर्य के नज़दीक होगा तो सबसे तेज चलेगा, और जब सूर्य से दूर होगा तो सबसे धीरे चलेगा। तो सूर्य के नज़दीक कौन सा बिंदु है? ए, अर्थात ए। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है, अतः ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। यह एक नियम है कि जब दीर्घवृत्तीय कक्षा में कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को पार करेगा। तो जब दूर है तो क्षेत्रफल, और जब नज़दीक है तो क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ दूरी कम चलेगा, यहाँ दूरी ज़्यादा चलेगा, मतलब यहाँ स्पीड कम रहेगी और यहाँ स्पीड ज़्यादा रहेगी। इस नियम को आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक बुध। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें बुध की अवधि लगभग 88 पृथ्वी दिवस सबसे कम। प्रश्न 3, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो 2 ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र, यानी ऑप्शन डी। इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष गति निर्धारित करता है, ठीक। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, नहीं, ये उल्टा दे रखा है, यानी सिर्फ एक सही, यानी ए। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 या 30%, बुध का 0.1। नेक्स्ट, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहलाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला है शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और साय का तारा यानी इवनिंग स्टार, साय या सांझ कुछ भी बोल देते हैं। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर। यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह, पहला बुध था। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवसों 224.7 दिनों में एक चक्कर लगाता है। वर्तमान समय में सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, ये ध्यान रखिएगा भाई। सर्वाधिक गर्म कौन है? शुक्र। और यहां पर जीवन न होने का यही कारण है। जबकि पृथ्वी से अगर हम तुलना करें तो मंगल की तुलना में शुक्र नजदीक है, फिर भी मनुष्य मंगल पर जीवन की खोज कर रहे हैं, शुक्र पर नहीं। क्यों? यहाँ तापमान सर्वाधिक है। इसका औसत तापमान 737 केल्विन या 464 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, और यह है क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। शुक्र अन्य ग्रहों की सामान्य दिशा के समान सूर्य का पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करता है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। यहां ध्यान रखो, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं सूर्य की परिक्रमा करते समय, तो शुक्र भी वही कर रहा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व को घूमती है, और शुक्र अपने अक्ष पर कहाँ घूम रहा है? पूर्व से पश्चिम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। शुक्र के अलावा एक ग्रह और है जो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण ना करके पूर्व से पश्चिम घूमता है अपने अक्ष पर, वो कौन सा है आप बताइएगा? 2 ग्रह हैं सिर्फ 8 में से जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसी के कारण टेम्परेचर हाई है, का ही संकेंद्रण है, तथा इसके सतह का औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दिशा उत्पन्न होती है। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। मैगलन अंतरिक्षयान, मैगलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया एक डीप स्पेस मिशन था। मैगलन ने अपने रडार मैपिंग का पहला 243 दिन का चक्र 15 मई 1991 को पूर्ण किया, तथा शुक्र के सतह का 83.7% पहला स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990 से 94 के दौरान परिक्रमा लगाया। इसका नामकरण 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, सबसे ज्यादा गर्म कौन? शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 273 जोड़ दो तो हमें केल्विन मिल जाएगा। केल्विन है 737। इसका कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दिखता है। इवनिंग स्टार, सांझ का तारा या शाम का तारा या साय का तारा कौन है? शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, साय का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। तथा मंगल को लाल ग्रह, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम, जल से भी कम। किसका? शनि का। यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से ग्रह को हम पानी में डाल दें तो वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा, तो जिसका घनत्व जल से कम होगा वो कौन सा है? शनि। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र। भोर का तारा, डिटेल आप पढ़ लो, वही है। प्रश्न 4, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर, शुक्र। प्रश्न 5, कथन कारण, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। असंभाव्य मतलब असंभव है, बिल्कुल सही बात, असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, बिल्कुल सही बात। ग्रीन हाउस गैस वहां मौजूद है, जिससे जैसे वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए जीवन असंभव है, यानी ए। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह का तापमान औसत 464 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उपयुक्त कारणों, अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। प्रश्न 6, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? मैगलन शुक्र के लिए भेजा गया था। मैगलन स्पेसक्राफ्ट मैगलन मिशन के तहत वीनस ग्रह पर 1989 में भेजा गया, जो कि एक डीप स्पेस मिशन था। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात अर्थ सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितियों के कारण, पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। यहाँ जीवन मौजूद है, इसलिए ये ग्रीन प्लैनेट। संपूर्ण पृथ्वी के सतह के लगभग 70.8% भाग पर महासागरीय जल के विस्तार के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है। 70% से अधिक पानी है, इसलिए ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं इसे। यूनानी दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी से पहले की बात हो रही है, ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस अंग्रेजी में अनुवादित द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ उभरी हुई एवं ध्रुवों पर चपटी है, जिस कारण इसकी आकृति लधवक्ष गोलाभ या ओवलेड स्फेरॉइड के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्वाकार या जियोड भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23 डिग्री 30 मिनट या 23 से ही 1/2 डिग्री या 23 डिग्री 44 मिनट झुकी हुई है। सीधे सीधे यह ध्यान रखो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अपने अक्ष पर मतलब ये पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से ये ऐसे रोटेशन करती है, यह इसका अक्ष हुआ, तो यहाँ से ये सीधी ना होके झुकी हुई है इस तरह से अपने अक्ष पर। तो ये कोण जो है ये 23.5 डिग्री का कोण है, 23.5 का। तो ये सीधा ना होके यहाँ से है ये कोण, इसकी बात कर रहे हैं। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, भू परिभ्रमण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और जो पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है पृथ्वी के रोटेशन के कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है इन्हें, कक्षा में परिक्रमण
यहाँ बात हुई थी भू परिभ्रमण और ये परिक्रमण। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वो हुआ भू परिभ्रमण, और जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है वो हुआ परिक्रमण। और जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है, उस वजह से यहाँ मौसम परिवर्तन, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। इसकी दोनों ही समयावधियां लगभग समान हैं। ये दोनों ही, मतलब चंद्रमा अपने अक्ष पर जो घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो दोनों चक्कर लगाने में समान समय लेता है। कहने का तात्पर्य ये कि चंद्रमा जितने समय में अपने अक्ष पर घूमता है उतने ही समय में वो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव लगभग 59% एवं समान भाग दिखाई पड़ता है, यानी पूरा चंद्रमा नहीं दिखता। 21 मार्च व 23 सितंबर एवं उसकी निकटतम तिथि को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर। कहते हैं इस दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच 6 महीने तक रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। अधिक तिरछी क्यों पड़ती हैं? क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर सीधा चमकता है पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण। इसलिए दक्षिण गोलार्ध की दूरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वहां उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध में ध्रुवों पर 6 माह तक अंधेरा रहता है। यानी जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का अंधेरा, 6 माह की रात, और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह तक अंधेरा। 21 जून एवं इसकी निकटतम तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ध्यान रखिएगा, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ गर्मियां होती हैं, तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को योगा डे भी मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। इस तिथि को ग्रीष्म एनांत, समर सॉल्स्टिस कहते हैं। इसके विपरीत देखो, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत एनांत, विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता से आशय है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समानांतर और समान कोण पर झुका हुआ होता है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। हमारी पृथ्वी गोल है, ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव हुआ, ये हमारी हुई भूमध्य रेखा। तो ये 0 और ये भूमध्य रेखा, सॉरी, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये ध्रुव 90 डिग्री, इसके ठीक बीच में होता है 45 डिग्री, जिसकी ये बात कर रहे हैं 45 डिग्री अक्षांश की। अब ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ होते हैं। ये 45 दक्षिण, ये 45 उत्तर। इसका कोसाइन 45 0.707, अतः इसकी लंबाई 0.707 गुणा 40090.2857 गुणा करके निकालेंगे तो ये आ गया 28,343.832 किलोमीटर। अब यहाँ इन्होंने ये दिया 40,090। ये क्या है? विषुवत रेखा की लंबाई। विषुवत रेखा की लंबाई 40,090.2857 किलोमीटर। अतः यह विषुवत रेखा की आधी ना होकर आधे से अधिक। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, यह ध्यान रखना है। 45 डिग्री रेखा जो है वो भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में है, आधी होनी चाहिए, लेकिन वो आधी नहीं है, आधी से ज्यादा है। 60 डिग्री 45 से ध्रुव की तरफ होगी, लेकिन ये रेखा जो है 60 डिग्री वाली, ये विषुवत रेखा की आधी है। इसका कोसाइन साइन 60 बराबर 0.5। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग
40,000 किलोमीटर मान लो। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 या 12,756 किलोमीटर। ये याद रखो आप, व्यास, पृथ्वी का व्यास 12,800। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। अब ये अपकेंद्रीय बल क्या है? जैसे बचपन में आपने देखा होगा, बच्चे एक धागे में कुछ टुकड़ा फंसा के और दूसरे छोर को हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं, घुमा घुमा कर खेलते हैं, और जब उस डोर को हाथ से छोड़ दो तो डोर हवा में ही चली जाती है। वो अपकेंद्रीय बल के कारण जाती है। इस बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम। क्यों? विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक है इसलिए। और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। उच्च अक्षांशों मतलब ध्रुवों की तरफ। और ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पर सर्वाधिक होता है क्या? भार, किसी पिंड का भार। ध्रुवों पर सर्वाधिक, भूमध्य रेखा पर सबसे कम। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट 9 मिनट की जगह के स्थान पर और 53.26 सेकंड 9.51 सेकंड के स्थान पर की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा भाई, परिवर्ष। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर औसतन 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से परिक्रमा करती है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियां इस प्रकार हैं। अब आप यहां एक चीज ध्यान दो, जो ग्रह सूर्य के जितने नजदीक है उतना तेज चलेगा और जितना दूर है उतना धीरे चलेगा। सबसे नजदीक बुध, तो बुध की स्पीड देखो 47.47। शुक्र उससे कम हुआ 35। पृथ्वी उससे कम हुई 29.78। मंगल उससे कम 24। बृहस्पति उससे कम 13। शनि उससे कम 9.7। अरुण उससे कम 6.8। वरुण उससे कम 5.4। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी, पढ़ो इसे, कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। वो कैसे? देखो इधर से गिनो, 0 7 8 7 9 5, इन अंकों को गिनो तो 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 अंक हैं, 10 की घात 6 बन गया। 10 की घात 6 होता है मिलियन, तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 149.59। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो सीधे सीधे 150 कर दिया मैंने, और ये क्या हुआ? मिलियन किलोमीटर। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रट लो, साइंस में भी पूछा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड, ये लगभग में है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,282 मील प्रति सेकंड होता है। इनका, सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये औसत दूरी है, 3,84,000, ध्यान रखो। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य। पृथ्वी से तारों की दूरी, ध्रुव तारा 434 प्रकाश वर्ष, नवीनतम गणना के अनुसार 323 प्रकाश वर्ष। अल्फा सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.35 प्रकाश वर्ष। सीरियस ए 8.6 प्रकाश वर्ष। अब देखो अल्फा सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट सूर्य, सूर्य के बाद दूसरे नंबर का अल्फा सेंचुरी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीरियस तारा को संस्कृत में लुब्धक के नाम से जाना जाता है।
इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। डॉग स्टार और लुब्धक, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? सीरियस है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक महासागर में स्थित है। लोकेशन ये दी है 86.50 नॉर्थ से और 164.04 ईस्ट है। पृथ्वी की दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव 64.07 साउथ से और 135.88 ईस्ट में है। ये वर्ष 2020 के अकॉर्डिंग स्थिति है इसकी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अंतरिक्ष में निर्वात है, वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी है जो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर हम अंतरिक्ष से कोई चीज बाहर गिराएंगे तो वो अंतरिक्ष के साथ साथ ही उसी स्पीड से चक्कर लगाती रहेगी। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है उस चीज का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों की ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, जो ध्रुवों की परिक्रमा करेंगे वो। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है जबकि बाह्य कोर गलित अवस्था में है। ये ध्यान रखना भाई, पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है और उसके ऊपर जो बाह्य कोर है वो गलित अवस्था यानी प्लाज्मेटिक स्टेज में है। कोर में मुख्यतः लौह एवं निकिल ये दिखता है तथा इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर। पृथ्वी की सिर्फ कोर की बात कर रहे हैं, कोर मतलब क्रोड। पृथ्वी के कई सारे हिस्से हैं ना, उसमें से जो सबसे अंदर वाला है वो। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण। अब ये ध्यान रखो, पृथ्वी में नहीं कह रहे हैं, भूपर्पटी पर यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है उस पर, परपटी पर, भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ये भाई याद रखना 40.60%। बहुत पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे सिलिका 27.72, तीसरा नंबर एल्यूमिनियम। ये तीन आपको पता ही होना चाहिए भूपर्पटी। बाकी चौथा नंबर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये दे रखे हैं। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ये अरस्तु ने बताया। यूनानी दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। अंग्रेजी भाषा में ये पुस्तक जेएल स्टॉक द्वारा अनुवादित है। टॉलमी मुख्यतः द्वितीय शताब्दी, स्ट्रैबो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य तथा कॉपरनिकस 15वीं-16वीं शताब्दी अरस्तु के बाद के दार्शनिक थे। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। प्रश्न 2, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। जीवधारी के रूप में गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मीज, क्या था? ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी का व्यास, देखो पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर। और जब आपको व्यास पता है तो पृथ्वी की परिधि आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। परिधि होती है 2πr और व्यास क्या होता है? 2r। तो ये जो है इसमें पाई यानी 22/7 से गुणा कर दो, अर्थात 12,800 किलोमीटर में 22 से गुणा कर दो और 7 से भाग दे दो उसको, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारी आ जाएगी पृथ्वी की परिधि। पृथ्वी का व्यास 12,800, एग्जैक्ट 12,756। प्रश्न 4, कथन कारण। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। कथन में इन्होंने कहा पृथ्वी पर
एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान की ओर किसी वस्तु का वजन घटता है, जबकि अक्षांश जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसका वजन भी बढ़ता है, घटता नहीं है। ये गलत। कारण इन्होंने कहा पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ये बात सही है क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं जियोइड है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसकी व्याख्या के लिए तो हम अपकेंद्रीय बल से लेंगे। तो हमारा डी सही है, ए गलत है, आर सही है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवों की तरफ, तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, यानी ये गलत है। पृथ्वी की आकृति लधवक्ष गोलाभ यानी ऑवलेट स्फेरॉइड के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्वाकार अर्थात जियोड भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। प्रश्न 5, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो पृथ्वी का अभ्यंतर मतलब आंतरिक जो है इसका आउटर कोर, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर ठोस है। ऑप्शन डी। प्रश्न 6, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व। भूपर्पटी, भूपर्पटी की बात कही तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन 46.60%। प्रश्न 7, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितना था, ध्यान आया? 8 मिनट और 19 सेकेंड। ऑप्शन में देखो 8 मिनट दिख रहा है तो यही लगा लो। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड या 499 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न 8, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है वही 8 मिनट में। अब यहाँ पर हमारे पास एक पांचवा ऑप्शन भी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। हमें पता है 8 मिनट 19 सेकेंड, तो अगर ई है तो ई लगा दो, ई नहीं होता तो हम सी लगा देते 8 मिनट। एग्जैक्ट आंसर 8 मिनट 19 सेकेंड। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक सूर्य, सेकेंड नंबर पे है अल्फा सेंचुरी। उपयुक्त तारों में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा सूर्य है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। अगर हम सूर्य से देखें तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब इनने कहा पृथ्वी के निकट, तो पृथ्वी की एक साइड है शुक्र, एक साइड है मंगल। मंगल थोड़ा दूर है, शुक्र नजदीक है, लेकिन ऑप्शन में शुक्र दिया ही नहीं है, इसलिए सही उत्तर मंगल। पृथ्वी से औसत दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम। शुक्र 41.4 मिलियन, मंगल 78.4 मिलियन, बुध 91। तो पृथ्वी के अगल बगल शुक्र और मंगल हैं, जिसमें मंगल दूर है शुक्र नजदीक है। फिर भी मंगल ग्रह पर जीवन खोजा जा रहा है, शुक्र पर नहीं, क्यों बताओ। प्रश्न 11, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। 12, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन लगते हैं, ये हमें पता है। लेकिन आप ध्यान करो, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। इसका मतलब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 से ज्यादा समय लगता है, 366 से कम लगता है। अगर प्रश्न में दूर दूर विकल्प दिए हैं तो 365 सही उत्तर होगा, लेकिन जब नजदीक नजदीक दिए हैं तो हमें गौर से देखना पड़ेगा। तब ध्यान रखिएगा 365.25 या 365.24 कहीं दिखे वो सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.2563 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। प्रश्न 13, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 30 के आसपास ढूंढो, है कहीं दिया है, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से परिक्रमा करती है। प्रश्न 14, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई
प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। अब इसमें इन्होंने पूछा प्रति मिनट, स्टार दिया है। पृथ्वी की विषुवत रेखा भूमध्य रेखा की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति 40,090.28 किलोमीटर बटे 24 घंटा यानी लगभग 1,670 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670/60 यानी 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। किसी भी विकल्प में ये नहीं दिया है, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं। प्रश्न 15, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी। प्रश्न 16, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कहीं दिख रहा है 23.5, ऑप्शन डी। पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री झुकी होती है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। नीचे नोट दिया है, प्रश्न में परिक्रमण के स्थान पर परिभ्रमण होना चाहिए। सही बात, ये तो इन्होंने सही दिया। क्यों? परिभ्रमण धुरी पर होगा और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर होगा। अब जब ये धुरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ परिभ्रमण होना चाहिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, नहीं, ये साइबेरिया की तरफ है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। हाँ, बिल्कुल सही, थुम्बा में थर्ल है, थर्ल या टर्ल बोलते हैं, यानी सिर्फ एक तीसरा सही, ऑप्शन डी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है ना कि 23.5 डिग्री पर। प्रश्न काल में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1,300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, ना कि प्रायद्वीप पर। इस प्रकार कथन 2 भी गलत हो गया। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट 9 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। यह तब है कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव 78 डिग्री 258 से 180 पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। वर्ष 20 में उत्तरी ध्रुव 164.04 ईस्ट तथा 86.50 नॉर्थ में तथा दक्षिणी ध्रुव 135.88 ईस्ट और 64.07 साउथ में है। वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा थुम्बा से दूर है, इसलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ थर्ल, टर्ल भी कह रहे हैं, थर्ल भी कह रहे हैं, दोनों चीज कहते हैं इसको। फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है, यानी तीसरा सही है। प्रश्न 18, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही बात। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी नहीं, आधे से ज्यादा थी, 60 डिग्री वाली आधी है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, हाँ, तो पृथ्वी का अक्ष तो समांतर है ही, ठीक। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, अपसौर नहीं, उपसौर में होती है, उल्टा दे दिया मैंने, यानी 1 और 3, ऑप्शन डी। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। अब 45 डिग्री आधी नहीं है, आधे से ज्यादा है, 60 डिग्री आधी है। बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है इन्होंने। प्रश्न 19, दिन रात जिस कारण से होते हैं तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, तो अपने अक्ष पर क्या है, परिभ्रमण या परिक्रमण, परिभ्रमण। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं।
प्रश्न 20, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पड़ेंगी? दिन रात की अवधि जब बराबर होगी तो सूर्य की किरणें विषुवत पर यानी भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी। सूर्य वर्ष में दो बार 21 मार्च और 23 सितंबर एवं इनकी निकटतम तिथि को विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन दो तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती है। प्रश्न 21, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस विशिष्टता से होता है? ये उसके झुकाव के कारण और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण के कारण। यानी ऑप्शन ए सूर्य के चारों परिक्रमा सही है और ध्रुव पर 23.5 झुकाव ये भी सही है। दोनों सही मतलब ऑप्शन सी। मौसम परिवर्तन अर्थात सर्दी गर्मी और बरसात जो मौसम बदलते हैं पृथ्वी पर उनकी बात हो रही है। में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 के झुकाव के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करना है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें भूमिका रहती है। प्रश्न 22, मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। सी। प्रश्न 23, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणार्थ दिल्ली शहर। दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि गर्मियों में अधिक क्यों होता है? पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। सर्दी में ज्यादा झुकी हुई होती हैं, गर्मी में कम झुकी हुई होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। डिटेल इन्होंने यहाँ दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 24, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की है? 1/4 दूरी कम कर दी तो पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो आपको ध्यान होगा कि जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर है वो परिक्रमा करने में उतना अधिक समय लेता है, यानी वहां वर्ष उतना अधिक ज्यादा लंबा होगा, और जो नजदीक है वहां कम होगा। उस हिसाब से अगर पृथ्वी की दूरी कम कर दी जाएगी तो वो परिक्रमा जल्दी कर लेगी, यानी साल छोटा हो जाएगा, यानी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन सी। डिटेल आप पढ़िएगा पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न 25, कथन कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। छोड़े तो जाते हैं पूर्व में, लेकिन इन्होंने एक शब्द लिख दिया हमेशा, ये गलत है, क्योंकि जो उपग्रह हमारे ध्रुवों की परिक्रमा करते हैं वो पूर्व में थोड़ी छोड़े जाते हैं, वो तो उत्तर दक्षिण में छोड़े जाते हैं, यानी ये गलत। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये बात सही है, यानी डी। ए गलत, आर सही। डिटेल दिया है। प्रश्न 26, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, क्योंकि वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है इसलिए वो उसी गति से उसके साथ साथ चलती रहेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। प्रश्न 27, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? अब देखो इस चीज को समझो, नीफे, NiFe, नीफे। अब जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे Ni क्या है, निकेल, Fe क्या है, लोहा, यानी आयरन। क्या चीज होगी? ऑप्शन में ढूंढो। सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, विशाल सिलिका, निकेल और फेरस। तो सही उत्तर इसका हुआ डी, निकेल और फेरस। फेरस को इन्होंने यहाँ फेरम लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न 28, पृथ्वी की संरचना में प्रवार अर्थात मेंटल के नीचे क्रोड अर्थात कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन। तो यहाँ है लोहा। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य कोर गलित अवस्था में है या प्लाज्मा की अवस्था में है। क्रोड या कोर में लोहा और निकेल यानी नीफे की अधिकता है।
क्रोड की मोटाई लगभग 3,500 किलोमीटर। प्रश्न 29, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 तारीख को था। और कब? अप्रैल में। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया जाता है। प्रश्न 30, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ऑप्शन सी। प्रश्न 31, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री। अच्छा, कभी कभी इसमें एक चीज ये भी आ जाती है, विषुवत रेखा के हिसाब से पूछ लेते हैं, जो नीचे नोट में दिया है। देखो, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री पर झुका है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी है। हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं कि पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है, लेकिन ये भी ध्यान होना चाहिए अपने अक्ष पर। और अगर कक्षा तल कह दे तो 23.5 नहीं, फिर 90 माइनस 23.5 कर दो। क्यों? ये गोला, ये विषुवत रेखा, ये ध्रुव, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहाँ से झुकाव आता है 90 से, ये हमारी सीधी लाइन, झुकाव ये है। अगर ये 23.5 है और ये पूरा तो 90 है ना, तो ये 66.5 आ जाएगा। ये चीज है। प्रश्न 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। हाँ, उलट पुलट हुआ है ये, बिल्कुल। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, यानी ये गलत। तीसरा, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक वायुमंडल को बदल दिया। हाँ, ये तो बदला गया, बिल्कुल, श्वसन क्रिया के कारण। यानी 1 और 3, ऑप्शन सी। डिटेल नीचे दिया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमित हो सकता है। ये कुछ पिघले हुए क्रोड की गति को बदलने के कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुवों का उत्क्रमण होता है। पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। पहले पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था। लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प संघनित होने से जलमंडल का निर्माण हुआ। लगभग 1 अरब वर्ष पहले शैवाल जैसे प्रारंभिक जलीय जंतु अस्तित्व में आए तथा शैवाल स्वपोषी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन प्रवाहित होने लगा और वायुमंडल के ऊपरी परतों में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित होने से ओजोन का निर्माण हुआ। प्रश्न 33, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये कहा था आर्यभट्ट जी ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने के कारण होता है। इनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत में संकलित हैं। भास्कर प्रथम भेदाभेद वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर शंकराचार्य के माया के सिद्धांत का खंडन किया था। ब्राह्मीर की उल्लेखनीय पुस्तकों में बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है मंगल। मंगल अर्थात मार्स ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 अंश 12 मिनट, जो लगभग पृथ्वी के समान है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी यहां दे रखी है 228 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी कितनी थी? 150 और सूर्य 228। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 यानी लगभग 687 दिनों में परिक्रमण करता है। मंगल ग्रह का व्यास 6792, देखो 6792। और पृथ्वी का कितना था, ध्यान करो। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में परिक्रमा करता है और पृथ्वी कितने में करती है? मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59% नाइट्रोजन, 1.94% ऑर्गन, 0.16% ऑक्सीजन आदि पाए जाते हैं। नासा के मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर एमआरओ अंतरिक्ष यान में लगे अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के पश्चात वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो तरल जल मंगल पर उपलब्ध हो सकता है। मंगल की ढलानों पर जहां रहस्यमयी धारियां दिखाई दी हैं,
वहां वैज्ञानिकों ने एमआरओ में लगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग द्वारा जल योजित खनिजों की उपस्थिति का पता लगाया है। मंगल ग्रह का औसत तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है। पृथ्वी के समकक्ष कौन सा है? मंगल। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल की सतह लाल होने का कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस याद कर लीजिएगा, दोनों पूछे जाते हैं। डीमोस सौरमंडल के छोटे उपग्रहों में से एक। मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, निक्स ओलंपिया भी पूछ लिया जाता है, ये एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। ये मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फोनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2017 को स्काउट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा तथा नवंबर 2008 को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान 10 नवंबर 2008 को समाप्त हो गया। फोनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। ये ध्यान रखिएगा भाई, गेल क्रेटर इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन या मॉम, जिसको मंगलयान भी कहा गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रेक्षण 5 नवंबर 2013 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत मार्सियन एलीट क्लब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया, चौथे नंबर का देश बना। आगे प्रश्न दिए हैं, देख लेते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। कौन सा है इसके समतुल्य? मंगल के। डिटेल ये दी है, देखो आप पढ़ लो। प्रश्न 2, कथन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा का अवधि कम है। गलत। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल का व्यास तो खैर कम है, यानी सही ऑप्शन डी। ए गलत और सही। डिटेल लंबा चौड़ा दे रखा है, पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ कठिन नहीं है इसमें। प्रश्न 3, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। तो सबसे मेन है जल की उपस्थिति, बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। डिटेल इस संबंध में नीचे दिया है। प्रश्न 4, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के बहुत अनुकूल है? तो मंगल के लिए तो बोलते ही हैं, इन्होंने ऑप्शन में सी को भी मान लिया है, यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा, BC दोनों बोले हैं। आपके पास अगर ये प्रश्न आता है तो आप मंगल बेझिझक लगा सकते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के पास से गुजरते हुए वाइजर 1 से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने इनकी गहराई 60 से 150 किलोमीटर तक अनुमानित की है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। मंगल पर भी जीवन की संभावना के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या लिखें। प्रश्न 5, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? यह उतरा था 26 मई 2008 को। नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति। बृहस्पति अर्थात जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर, औसत घनत्व 1.326 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। कहाँ? अपने अक्ष पर। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगता है। बृहस्पति के वर्तमान में 95 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो को गैलोलियन उपग्रह कहा जाता है।
इसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीलेई द्वारा की गई थी। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ध्यान रखिएगा भाई। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के पास से गुजरते हुए वाइजर 1 से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई 60 से 150 तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने की थी। इन वलयों को जोबियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों एवं छोटे धूल कणों के बने हुए हैं। विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें पाई जाती हैं तथा अल्प मात्रा में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ड्यूटेराइट, इथेन आदि के प्रमाण मिले हैं। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। तो भाई बृहस्पति तारे के गुण भी दिखाता है और ग्रह के गुण भी। आगे प्रश्न, पहला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो गैलीलेई ने। ऑप्शन बी, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में 95 उपग्रह हैं। सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा की गई थी। प्रश्न 2, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति। प्रश्न 3, सबसे भारी ग्रह, सबसे भारी यानी सबसे बड़ा बृहस्पति। प्रश्न 4, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? तो जो सूर्य से सबसे दूर है। अब यहाँ क्रम देख लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो सबसे दूर आया बृहस्पति। ऑप्शन बी। डिटेल नीचे दिया है। प्रश्न 5, बृहस्पति का वलय होता है, ये सिलिकेटों का बना हुआ है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब के द्वारा की गई। इन वलयों को जोबियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों या छोटे धूल कणों से बने हुए हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ये सही आंसर है इसका सी, शनि। वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक और कितने हैं? 146 प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। ध्यातव्य है कि प्रश्न काल में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के थे, यानी 2009 में। वर्तमान में शनि के हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है शनि। शनि अर्थात सटर्न सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 146। सूर्य से दूरी के आधार पर यह सौरमंडल का छठा ग्रह है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन के 763.59 गुना है। एक और पृथ्वी जहां सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि घनत्व सबसे कम है इसका। 23 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा जारी नवीनतम अनुमानों के अनुसार शनि के उपग्रहों की कुल संख्या 274 कब मार्च 2025 तक हो गई है। शनि के अगर वर्तमान में पूछे जाते हैं उपग्रह तो 274 लगाइएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटन, अक्सर पूछ लिया जाता है टाइटन किसका है, यूरोपा किसका है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, जिसका व्यास 5110 किलोमीटर। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है, जिसका व्यास 1528 किलोमीटर। ईओपेड्स, डियोन, टेथीस, एंसिलेड्स, मिमास, एटलस, लापेड्स, इपिमेथियस, फोइवे एवं हेलन,
शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। एनसीलेड्स शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29.4 वर्षों का समय लगता है। शनि को गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। इसके वलय पूर्ण रूप से विकसित हैं। शनि के कुल 7 वलयों की खोज की जा चुकी है। 7 वलय, अगर वलय पूछे जाए शनि के कितने हैं? 7। शनि ग्रह के ए बी डी ई वलय पृथ्वी से दिखाई देते हैं, यानी 4 वलय पृथ्वी से दिखते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति, अरुण और वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं, यानी जो 4 गैसीय ग्रह हैं उन चारों में वलय हैं और जो 4 ठोस ग्रह हैं उनमें नहीं है। तो गैसीय ग्रह, आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है। बृहस्पति से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। सॉरी, पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि लगभग 10 घंटा 42 मिनट तथा इसके अक्ष का झुकाव 26.7 अंश है। शनि ग्रह का औसत तापमान -140 डिग्री सेंटीग्रेड। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें मिलती हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक शक्तिशाली है। शनि ग्रह का फोइवे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह भी ध्यान रखिएगा भाई, शनि का उपग्रह फोइवे ऐसा है जो उल्टा घूमता है। पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान हैं। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। अब पहला प्रश्न है इसका, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये लेता है लगभग 30 वर्ष। सही उत्तर सी, 29.5। शनि सैटर्न सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 29.4 वर्षों के बराबर समय लेता है। प्रश्न 2, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो 1990 का प्रश्न है। उस समय शनि के चारों ओर वलय थे। इस समय आउटर प्लैनेट चारों हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यहाँ हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें उन चारों में से सिर्फ एक ही दिया है, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है। शनि के कुल 7 वलयों को खोजा जा चुका है। इसमें ए, बी, डी एवं ई वलय पृथ्वी से दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति, अरुण और वरुण अर्थात नेपच्यून में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 3, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? कैसिनी कहाँ था? शनि के अन्वेषण के लिए। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का परिक्रमा लगाने के लिए छोड़ा गया। 30 जून 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश किया। शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। अब यहां देखो, ये शनि किससे बाद में है? जुपिटर से बाद में है, तो जुपिटर से ठंडा होगा और दिया गया जुपिटर से गर्म, यानी गलत। अब नेपच्यून से पहले है तो नेपच्यून से गर्म होगा, दिया है ठंडा, तो नेपच्यून से गर्म, सी, ये उत्तर सही है इसका। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रहों का तापमान कम होता जाता है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इनर प्लैनेट हो गए। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आउटर प्लैनेट। जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, वह उतना ही गर्म होता है। शनि की स्थिति वरुण अर्थात नेपच्यून से पहले है, अतः यह वरुण की अपेक्षा गर्म होगा। प्रश्न 5, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो टाइटन किसका? शनि का। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 146 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है अरुण, वरुण एवं प्लूटो। अरुण यूरेनस सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 97.77 अंश है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। भाई लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण अर्थात यूरेनस।
अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है। अरुण ग्रह ग्रहों की सामान्य दिशा में ही पश्चिम से पूरब सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम परिभ्रमण करता है। सूर्य के चारों ओर तो पश्चिम से पूरब जैसे सारे ग्रह चल रहे हैं, लेकिन अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम। और दो ग्रह हैं ऐसे, एक अरुण है, दूसरा कौन सा था बताओ। बाकी इन दो के अलावा सारे पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त पूरब दिशा में। क्यों? क्योंकि उल्टा घूम रहा है। बाकी के ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमते हैं, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। इस ग्रह पर वायुमंडल काफी सघन है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि है। सूर्य से दूर होने के कारण ये काफी ठंडा है तथा दूरदर्शी से देखने पर यह नीला हरा इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। भैया नीला हरा क्यों दिख रहा है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 28 है। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इनके वलय जेटा 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, न्यू तथा म्यू है। नासा का वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट को सौर मंडल के छोर के अध्ययन हेतु भेजा गया। इसमें मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण शामिल हैं। वाइजर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गॉटफ्रीड गॉले ने 23-24 सितंबर 1846 में की थी। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 163.75 वर्ष समय लगाता है। वरुण ग्रह के दिन की अवधि लगभग 16 घंटा 6 मिनट। इसका अक्षीय झुकाव 28.3 अंश। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। अब वरुण के बाद आगे प्लूटो, इससे भी ठंडा मिलेगा, लेकिन वो ग्रह नहीं है, इसलिए वरुण सबसे ठंडा है। इसका औसत तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 73.14 केल्विन है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन विद्यमान है। वरुण ग्रह के 16 उपग्रह हैं, इनमें ट्रिटॉन एवं नेरीड प्रमुख हैं। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद यानी 2006 के बाद से वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। आगे प्लूटो के बारे में है। प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइव टॉम्बॉग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था, परंतु 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग अर्थात चेक गणराज्य में संपन्न अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह डॉर्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है या उसको काटती है। प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति चारोन, स्टेक्स, नेक्स, केरबेरॉस और हाइड्रा। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। प्लूटो को सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में 247.9 वर्ष का समय लगता है। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे प्रश्न। पहला प्रश्न है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नहीं, बुध नहीं है सबसे गर्म, बुध सबसे नजदीक है। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बिल्कुल सही बात, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन ये शनि का नहीं है, यानी ये गलत है। गैनीमीड किसका है? ध्यान करो। तीसरा, नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। नेपच्यून कौन सा था? वरुण, ये सही है। चौथा, फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक, यानी ऑप्शन सी। डिटेल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, माध्य तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस और डाइमस या डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेपच्यून अर्थात वरुण उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, इसके कारण वायु का रंग नीला हरा प्रतीत होता है। प्रश्न 2, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस लेता है 84 वर्ष। वरुण यूरेनस
ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 अर्थात 84 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर लगभग 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। प्रश्न 3, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम यानी जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा। दिए गए ऑप्शन में सबसे दूर है प्लूटो। क्योंकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः ये सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय 247.9 अर्थ ईयर लगाता है। प्रश्न 4, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है? ऑप्शन में दिया है डी प्लूटो। डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 5, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार में कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ग्रह रह गए 8। प्रश्न 6, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहले तो प्लूटो था, 91 में प्रश्न पूछा गया, प्लूटो था, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया, तो सबसे छोटा अब है बुध। सूर्य के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी है। प्रश्न 7, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा जो सबसे दूर होगा सूर्य से, इन ऑप्शन में सबसे दूर है नेपच्यून। प्रश्न 8, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? सबसे दूर पहले हुआ करता था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को ग्रह हटा दिया, तो अब है नेपच्यून अर्थात वरुण। अब यहाँ ऑप्शन में दिया है सी, कभी वरुण कभी यम। इसका कारण यह है कि प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता है, और जब काटता है तो कभी वो इसके इस पार आ जाता है, कभी उस पार आ जाता है, इसलिए कभी वरुण दूर हो जाता है, कभी यम दूर हो जाता है, यम अर्थात प्लूटो। और यही चीज इन्होंने इस डिटेल में समझाई होगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 9, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। वरुण के पथ को काटता है ये। 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है, तो कौन सबसे दूरस्थ है? तो हो जाएगा वरुण, वरुण मतलब नेपच्यून। प्रश्न 10, नेक्स्ट एवं हाइड्रा चंद्रमा है, ये है प्लूटो के। प्लूटो सौरमंडल का एक भौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नजदीक से दूर इनकी स्थिति चारोन, स्टेक्स, नेक्स, केरवेरोस और हाइड्रा। चारोन इनमें सबसे बड़ा है, जबकि बृहस्पति के लगभग 95 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। बुध और शुक्र का अभी तक कोई भी उपग्रह ज्ञात नहीं है। इस प्रकार पहले अध्याय के ये टॉपिक इस वीडियो में संपन्न होते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।